नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। वेरी गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून। नमस्कार भाई, नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग और आपकी तैयारी कैसी चल रही है। राधे राधे भाई, राधे राधे। चलिए, तो कैसे हैं आप लोग और आपकी तैयारी कैसी चल रही है, एक बार मुझे बताओ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चलिए, बहुत अच्छे। बिल्कुल, मैं बिल्कुल सही हूँ। ठीक है। तो बच्चे, अभी तक जो क्लासेस आपकी हो चुकी हैं, यहाँ से अगर कोई भी आपका डाउट है तो बिल्कुल आप मुझे बता सकते हो। ठीक है, अगर किसी पॉइंट में आपको कोई कंफ्यूजन है या किसी भी पॉइंट में आपका कोई भी डाउट है तो आप लोग बिल्कुल बता सकते हैं। ठीक है। बाकी लास्ट क्लास में जो मैंने आपको टॉपिक कराया था, तो उसमें सल्फर डाइऑक्साइड की शायद हम लोग बात कर चुके थे, और आज मुझे जो कराना है, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड से। ठीक है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चे, यहाँ से तो क्वेश्चन देखने को आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है। ये एक ऐसा टॉपिक है, इस टॉपिक से हर एक एग्जाम में, ठीक है, आपके जिस एग्जाम में भी आरएसी एक सब्जेक्ट होगा तो वहां पर इस टॉपिक से तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। जैसे ट्रेड की एक स्पेसिफिक बात करोगे तो आपकी तो ट्रेड ही ऐसी होगी, तो यहाँ तो क्वेश्चन बनना ही बनना है। इसके अलावा जो लोग डिप्लोमा किए हुए होते हैं, जैसे जेई वगैरह के एग्जाम देते हैं, तो वहां पर भी काफी क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलते हैं। ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इसके बाद की अगर टॉपिक की हम बात करेंगे तो आपकी दो चीजें जो मेन है अभी मैं कवर कराऊंगा। एक तो आपकी जो साइकिल होती है, डिफरेंट डिफरेंट साइकिल। ठीक है। जैसे अभी तो हमने जाना है कि आरएसी होती क्या है। ठीक है। और फिर हमने जाना है कि जो रेफ्रिजरेंट हम यूज करते हैं, यह रेफ्रिजरेंट कैसा होना चाहिए। ठीक है। कौन कौन से रेफ्रिजरेंट कहाँ पर यूज करते हैं, तो ये सारी बातें हो चुकी हैं। फिर जो एक साइकिल जो तैयार होती है, ठीक है, जिसमें ये पूरी प्रोसेस होती है। ठीक है। कूलिंग की जो प्रोसेस होती है, इसके लिए एक साइकिल होती है, एक चक्र होता है। ठीक है। फिर आगे हम जानेंगे कि कौन कौन सी साइकिल है, ठीक है, और किस तरह से साइकिल होती है। जैसे सिंपल आप एसी की बात करोगे और फ्रिज की बात करोगे, रेफ्रिजरेटर की बात करोगे, तो इसमें जो साइकिल होती है वीसीआरएस होती है, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम होता है। ठीक है इसमें। लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारे हमारे सिस्टम होते हैं। वीएआरएस होता है, गैस रेफ्रिजरेशन साइकिल होती है। ठीक है। और आपका इलेक्ट्रोलक्स होता है। ठीक है। तो ये सारी साइकिल भी हमें पढ़नी है, तो पहले साइकिल पढ़ेंगे, फिर इसके बाद साइकोमेट्री आपका काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फिर साइकोमेट्रिक कवर करेंगे, और फिर एक एक करके, जैसे एसी हमने उठा लिया, और एसी में क्या क्या चीजें आपको समझनी है, कंप्रेसर क्या है, ठीक है, कितनी तरह के कंप्रेसर हो सकते हैं, इवापोरेटर क्या है, ठीक है, इवापोरेटर के क्या क्या टाइप्स हो सकते हैं, कंडेंसर क्या है, कंडेंसर के कितने प्रकार कितने टाइप्स हो सकते हैं, ठीक है, इसी तरह से कौन कौन सी एक्सपेंशन डिवाइसेस होती हैं। तो ये सारी चीजें हम लोग डिटेल में फिर कवर करेंगे। ठीक है। बिल्कुल, विंडो एसी के बारे में जानेंगे, स्प्लिट एसी के बारे में जानेंगे, कास्केड आपका सिस्टम होता है उसके बारे में जानेंगे। ठीक है। तो और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो हम लोग कवर करेंगे। ठीक है। फिर चलिए, तो करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। ठीक है। और आज हम सबसे पहले जो उठाएंगे ये आपका टॉपिक होगा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। चलिए, तो सबसे पहला अगर हम बात करें कि कार्बन डाइऑक्साइड है क्या, ठीक है, तो इससे पहले भी मैं आपको बता चुका हूं कि कार्बन डाइऑक्साइड एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, यानी कि कार्बनिक है या अकार्बनिक है। ठीक है। तो आप क्लियरली देख सकते हो, कार्बन डाइऑक्साइड की अगर हम बात करेंगे तो ये हो गया आपका CO2। ठीक है। तो यहां पर अगर इसकी हम बात करेंगे तो ये किस में आता है, ये आपका आता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड में। ठीक है। चलिए, तो फिर बच्चे सबसे पहला कि इसके लिए क्या नंबर हम यूज करते हैं, तो R744, ठीक है, R744 यूज किया जाता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। फिर कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस होती है, इस गैस में क्या क्या विशेषताएं होती हैं और क्या क्या कमियां होती हैं, इन सभी की हम लोग बात करते हैं। ठीक है। चलिए,
तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर आप जब देखोगे क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, इट इज ए कलरलेस एंड ओडरलेस गैस एंड इज हैवियर देन एयर। ठीक है, यह एक रंगहीन और गंधहीन गैस है और यह हवा से भारी है। जैसा कि सभी लोग जानते होंगे, अगर एयर की हम बात करते हैं तो उसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 29। ठीक है, एयर का मॉलिक्यूलर वेट मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूं। एयर जो होती है इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 29, लेकिन अगर हम बात करते हैं CO2 की तो इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 44। और यहां से हम क्लियरली कह सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, यह हवा से भारी होती है। ठीक है, चलिए, तो यह एक रंगहीन और गंधहीन गैस है और हवा से भारी है, हमें ये पता चल गया है। इसके बाद अगर सेकंड पॉइंट की हम बात करें तो कहता है कि यह नॉन एक्सप्लोजिव है। ठीक है, यानी कि एक्सप्लोजन का कोई भी चांस नहीं है। नॉन कोरोजिव है, ठीक है, यानी कि जंग वगैरह भी इससे नहीं लगता है। तो यह है गैर विस्फोटक है और गैर संचारक है। ठीक है, चलिए, इसके बाद अगर और इसकी हम बात करें तो यह है नॉन टॉक्सिक है। ठीक है, इसमें बिल्कुल भी जहरीलापन नहीं है। नॉन फ्लेमेबल है, ठीक है, यानी कि ज्वलनशील भी नहीं है। ठीक है, नॉन पॉइजनस है, यानी कि जहरीली नहीं है और बड़ी मात्रा में। ठीक है, लेकिन इसमें सिर्फ एक कमी है, कार्बन डाइऑक्साइड में कोई कमी नहीं है। इसे रेफ्रिजरेंट की तरह यूज करने में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई बड़ी कमी नहीं है। बस एक कमी है, जैसे कि आपका जो रूम होगा और इसमें से अगर हम सारी ऑक्सीजन निकाल दें और ज्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड आ जाती है, ठीक है, तो उस केस में फिर हमारी जान जाने का खतरा रहता है। ठीक है, जैसे कि सेम प्रॉब्लम कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ होती है, वही सेम प्रॉब्लम क्या होगी, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ होगी। ठीक है, तो ये तो बहुत एक कॉमन सा वर्ड है कि अगर ज्यादा मात्रा में ये आपके कमरे में या आसपास इकट्ठी हो जाएगी तो उस केस में सफोकेशन से, ठीक है, डेथ हो सकती है। तो नॉन पॉइजनस बट पॉजेज डेथ ड्यू टू सफोकेशन व्हेन प्रेजेंट इन लार्ज क्वांटिटीज। ठीक है, लेकिन बड़ी मात्रा में मौजूद होने पर दम घुटने के कारण मौत का कारण बन सकता है। ठीक है, लेकिन कब होगा, जब बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होगी। ठीक है, तो उससे यहां पर थोड़ी प्रॉब्लम हम लोगों को हो सकती है। ठीक है, चलिए, तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। लास्ट में हम बात करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है। ठीक है, तो बच्चे अगर हम बात करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड के लीक डिटेक्शन टेस्ट की, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि हमें अपने सिस्टम को कुछ इस तरह का बनाना चाहिए कि इससे लीक ना हो। ठीक है, लीक बिल्कुल भी ना हो, लेकिन लीक को हम बिल्कुल नेग्लेक्ट या बिल्कुल जीरो नहीं कर सकते। ठीक है, कुछ ना कुछ अमाउंट में लीकेज हमेशा ही होगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कभी ना कभी जाकर तो जो रेफ्रिजरेंट है ये लीक करेगा ही करेगा। ठीक है, तो लीक करेगा, इसके लिए हमें लीक डिटेक्शन टेस्ट की जरूरत पड़ती है। और कार्बन डाइऑक्साइड का जो लीक डिटेक्शन टेस्ट किया जाता है ये किया जाता है सोप सॉल्यूशन से। ठीक है, यानी कि साबुन के घोल से टेस्ट किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, द लीक डिटेक्शन ऑफ इट इज डन बाय सोप सॉल्यूशन। ठीक है, सोप सॉल्यूशन के द्वारा इसका क्या करते हैं, रिसाव का यानी कि लीक होने का पता हम लगाते हैं। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और आपके पेपर में बिल्कुल आता है। ठीक है, तो द लीक डिटेक्शन टेस्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज डन बाय द सोप सॉल्यूशन। साबुन के घोल के द्वारा हम कार्बन डाइऑक्साइड के लीक होने का पता लगाते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये तो बच्चे हो गए मेन मेन रेफ्रिजरेंट जहां से एग्जामिनर और क्वेश्चन बना सकता है। ठीक है, इसके अलावा बहुत छोटे छोटे से पॉइंट हैं, तो एक एक करके सारे पॉइंट हम देखेंगे और सभी का डिस्कशन हम लोग कर लेंगे। चलिए, तो सबसे पहले बच्चे आपको याद रखना है, ठीक है, और भी रेफ्रिजरेंट का बॉइलिंग टेम्परेचर। ठीक है, बॉइलिंग टेम्परेचर आपको याद रखना है, इसके अलावा और भी रेफ्रिजरेंट का। चलिए, तो इनमें से आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है, जो क्वेश्चन मैंने देखे हैं, आपसे क्या करेगा, कुछ रेफ्रिजरेंट दे देगा, ये इंपॉर्टेंट रेफ्रिजरेंट है, ये काफी होंगे, तो कुछ रेफ्रिजरेंट इनमें लिख देगा और पूछेगा कि किसका सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट है और किसका सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट है। ठीक है, तो अभी अगर हम देखें आपके सामने जो रेफ्रिजरेंट अवेलेबल है, ठीक है, इसमें अगर सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट की हम बात करेंगे तो ये आपका है R744। ठीक है, क्योंकि ये कितना है -73.6। ठीक है, तो ये टेबल जो गिवन है इसमें सबसे कम जो है R744 का है, -73.6 है। ठीक है, फिर आप जाओगे R22 का भी काफी कम है। ठीक है, ये कितना है -40.8। ठीक है, और अगर R717 की बात करोगे जो मैंने आपको पहले भी बताया था, ये होता है -33.3। ठीक है, अगर यहां पर सबसे ज्यादा
बॉइलिंग टेम्परेचर की बात करोगे तो ये कितना है, R11 का है, ठीक है, और ये कितना है +23.77, ठीक है। तो ये तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखने हैं। इसके अलावा जो बॉइलिंग टेम्परेचर आपको और भी याद रखने हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगर R12 की हम बात करेंगे, R12 का कितना होता है, R21 का भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और इसके अलावा R764। ये ऐसे बॉइलिंग टेम्परेचर है, आपसे या तो कंपैरिजन करा लेगा या आपसे डायरेक्टली पूछ लेगा कि भाई R11 का बॉइलिंग टेम्परेचर कितना होता है, R12 का बॉइलिंग टेम्परेचर कितना होता है, R21 का कितना है, ठीक है। इस तरह से वैल्यूज पूछी जा सकती हैं आप लोगों से, ठीक है। तो एक एक करके सारी वैल्यूज आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए तो देख लेते हैं बच्चे। अगर हम बात करें R11 के बॉइलिंग टेम्परेचर की तो ये होता है +23.77। अगर हम बात करते हैं R12 के बॉइलिंग टेम्परेचर की, ये होता है -20.29.8, ठीक है। चलिए, R21 का पॉजिटिव है +8.92, ठीक है। R22 का कितना है, -40.8 है, ठीक है। इसी तरह R17 -33.3 और R744 ये कितना है, -73.6, ठीक है। चलिए, तो इसे याद करने का एक अच्छा सा तरीका देख लेते हैं। क्या करेंगे, इन्हें एक डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो उसका बॉइलिंग टेम्परेचर है वो मार्क कर लेते हैं, तो हमें थोड़ा सा याद करना और कंपैरिजन करना आसान हो जाएगा। चलिए, तो जितने मैंने लिखे हैं, अगर इन सभी में हम सबसे ज्यादा बॉइलिंग टेम्परेचर का कंपैरिजन करें तो ये R11 का है, ठीक है, ये R11 का है और ये वैल्यू कितनी है, +23.77। R11 के बाद फिर जो है, ठीक है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, वो भी नेगेटिव है, ठीक है। फिर जो दूसरे नंबर पर आएगा ये आपका हो जाएगा R21 और ये वैल्यू कितनी है, +8.92, ठीक है। यह आ गया दूसरे नंबर पर, ठीक है। चलिए, फिर इसके बाद हमारे पास जो बचते हैं, ठीक है, फिर आपका इनमें से हो जाएगा R12, ठीक है, R12, और ये वैल्यू कितनी आती है निकल कर, ये आती है -29.8, ठीक है। फिर इसके बाद अगर हम अरेंज करें तो फिर आपका R717 निकल कर आता है, ठीक है, और ये वैल्यू कितनी है, ये है -33.3, ठीक है। फिर इसके बाद अगर हम उठा लें तो ये आपका R22 आ जाता है, ठीक है, और ये वैल्यू कितनी है, ये है -40.8, ठीक है। और फिर इसके बाद आपका ये R764, ठीक है, यहां पर क्या आ जाएगा, R764, क्योंकि ये वैल्यू कितनी है, -10। तो R764, R12, R717, R22, ठीक है। फिर आपका आ जाएगा यहां पर R744 और ये वैल्यू है -73.6। तो इस तरह से ये वैल्यूज आपको याद रखनी है, ठीक है। इन वैल्यूज का आपसे कंपैरिजन भी करा सकता है या ये वैल्यूज आपसे डायरेक्टली भी पूछी जा सकती हैं, ठीक है। चलिए, तो R11 +23.77, R21 की अगर बात करेगा +8.92, R764 की बात करेगा -10, R12 की बात करेगा -29.8, R717 की बात करेगा तो -33.3, R22 की बात करेगा तो -40.8 एंड R744 की अगर बात करेगा तो ये वैल्यू आपकी हो जाती है -73.6, ठीक है। चलिए, तो यहां तक एक बार देखिएगा सभी लोग, फिर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। वेरी गुड। हाँ मेरे देखिए, डेटा काफी है, ठीक है, कॉन्सेप्ट भी है प्लस डेटा भी काफी है जो आपको याद रखना है, ठीक है। डेटा से आप भाग नहीं सकते हो, डेटा से आप बच नहीं सकते हो, ठीक है। अब ये तो ऐसी चीजें हैं हमें याद ही करनी पड़ेगी, जो केमिकल नेम है वो हमें याद करने पड़ेंगे। आप तरीका देख सकते हो निकालने का, बाकी जो चीजें याद करने वाली हैं वो तो याद ही करनी पड़ेंगी। याद करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप सुबह के टाइम पर डेली लगभग 40 से 45 मिनट आप इन सभी चीजों को एक बार पढ़ो, ठीक है, देखो और याद करो फिर, ठीक है। याद करने का मतलब है मेमोराइज करो, बैठकर ध्यान लगाकर एकदम सोचो कि ये इतना था, ये इतना था, ये इतना था, ठीक है, उसे रिकॉल करो बार बार, तो उस तरह से ये चीजें आपकी और अच्छे से दिमाग में सेट हो जाती हैं। वेरी गुड।
बिल्कुल लंबे टाइम के लिए आपकी मेमोरी में स्टोर हो जाएंगी। और जो लोग ऐसा नहीं करते हैं वो फिर बस ऐसे ही घूमते रहते हैं, उन्हें कुछ याद वाद तो होता नहीं है। चलिए ठीक है, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो नेक्स्ट पॉइंट में हम जानेंगे यहाँ पर कुछ फ्रीजिंग टेम्परेचर हैं, और ये फ्रीजिंग टेम्परेचर भी आपको याद रखने होंगे क्योंकि सीधा यहाँ से क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहला बच्चे अमोनिया का मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, अमोनिया के अगर फ्रीजिंग टेम्परेचर की हम बात करेंगे, ठीक है, तो ये मैं आपको बता चुका हूँ कितना होता है, -77। ठीक है, और एग्जैक्ट वैल्यू की अगर बात करोगे तो -77.8। ठीक है, ये होता है फ्रीजिंग टेम्परेचर। फ्रीजिंग में आपको बता ही चुका हूँ जहां पर कोई सब्सटेंस जमना शुरू कर देता है, ठीक है, अपनी लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट में आना शुरू कर देता है, और दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड एज द फ्रीजिंग टेम्परेचर। अमोनिया की बात करोगे तो -77 डिग्री सेल्सियस है। इसके अलावा R22 की अगर बात करोगे, R22 की अगर बात करोगे तो ये वैल्यू आपकी है -160.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, R12 की अगर बात करोगे तो ये वैल्यू आपको देखने को मिलेगी -157.4 डिग्री सेल्सियस। और R134A की अगर आप बात करोगे तो ये टेम्परेचर होता है पॉजिटिव में, ठीक है, 101.2 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये सारा डेटा भी आपको अपने एग्जाम के लिए याद रखना है। ठीक है, चलिए। तो R11 हमारे पास है, R22 हमारे पास है, 21 है, 22 है, R30 है। ठीक है, और R744 है, R764 है। ये सारा डेटा आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और आपको सीधा याद रखना है, एक बार में चीजें याद नहीं होंगी। ठीक है, बार बार आपको ये सारी चीजें देखनी पड़ेंगी, तब जाकर आपके दिमाग में ये वैल्यूज सेट हो पाएंगी। ठीक है भाई, ठीक है, तो ये अच्छा लास्ट में नेगेटिव, ये नेगेटिव आप कर सकते हो, ये वैल्यू नेगेटिव -101.2 डिग्री सेल्सियस। चलिए, तो यहाँ तक ये सारी चीजें आप लोग बिल्कुल देख सकते हैं। ये तो आपका ये सीधा ही हो गया ये वाला। ठीक है, तो ये सारा फ्रीजिंग टेम्परेचर, बॉइलिंग टेम्परेचर आपको याद रखना है। ठीक है, ये कुछ वैल्यूज हैं जो कि लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की है, ये भी आपको याद रखनी है क्लियरली। ठीक है, तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की जो वैल्यू आपको याद रखनी है पानी की, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था। ठीक है, वैल्यूज भी मैं आपको पहले भी लिखा चुका हूँ। ठीक है, तो अगर पानी की हम बात करेंगे, ठीक है, अगर हम वाटर की बात करेंगे तो ये वैल्यू आपको याद रखनी है। ठीक है, वाटर या पानी की अगर हम बात करें तो ये वैल्यू आपको याद रखनी है 2261 किलो जूल पर किलोग्राम। ठीक है, आसपास की वैल्यूज होती हैं, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है क्योंकि डेटा थोड़ा बहुत ऊपर नीचे वेरी करता है। ठीक है, अगर हम पानी की बात करेंगे तो ये आपका पानी हो गया। ठीक है, वैल्यू सारी जो है ये किलो जूल पर किलोग्राम में है। ठीक है, ये आपका R22 हो गया फिर। ठीक है, ये हो गई 234.7। ठीक है, किलो जूल पर किलोग्राम, ये भी किलो जूल पर किलोग्राम में है। ठीक है, और ये भी आपका किलो जूल पर किलोग्राम में है। ठीक है, तो R22 234.7 किलो जूल पर किलोग्राम। R12 की अगर हम बात करेंगे तो 165.7 किलो जूल पर किलोग्राम। और R134A की हम बात करेंगे तो ये वैल्यू आपकी होती है 197.3 किलो जूल पर किलोग्राम। ठीक है, डेटा थोड़ा बहुत ज़्यादा वेरी नहीं करेगा,
और पेपर में भी जो आपको ऑप्शन देखने को मिलेंगे ना, ठीक है, ऑप्शन देखकर आप क्लियरली आइडेंटिफाई कर पाओगे कि हमारा राइट आंसर कौन सा होगा। ठीक है, बिल्कुल। तो पानी 2261, NH3 की बात करेगा तो 1369, ठीक है, R22 234.7, R12 165.7 और R134A की बात करेगा तो ये वैल्यू आपकी होती है 197.3 किलो जूल पर किलोग्राम। ठीक है, चलिए, तो ये सारी चीजें आपको पेपर के लिए याद रखनी है। ठीक है, फिर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो बच्चे थोड़ा सा लीक डिटेक्शन के बारे में मैं आपको बता चुका हूं कि लीक डिटेक्शन करना क्यों जरूरी है, क्योंकि लीकेज होता है। ठीक है, और जो रेफ्रिजरेंट लीक करके जाता है ये हमारे शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है, या ऐसा हो सकता है कि जिसमें आग लग सकती है। ठीक है, और दूसरा बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है हमारे कूलिंग सिस्टम पर। ठीक है, कूलिंग सिस्टम कंप्रेसर रन करता रहेगा, सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा, कोई कूलिंग नहीं हो पाएगी, और जिस पर्पस के लिए हमने सिस्टम डेवलप किया था वो अपना इफेक्टिवली वर्क नहीं कर पाएगा। तो सिस्टम या तो ऐसा हो जिसमें लीक बिल्कुल भी ना हो, लेकिन अगर लीकेज फिर भी होता है तो हमें उसका लीक डिटेक्शन टेस्ट का पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो लीक डिटेक्शन की अगर हम बात करें, ड्यू टू लीक द कूलिंग कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम इज रिड्यूस्ड। ठीक है, लीक होने के कारण जो हमारा सिस्टम होता है उसकी कूलिंग क्षमता कम हो जाती है, रिसाव के कारण सिस्टम की कूलिंग क्षमता कम हो जाती है। देयरफॉर इट बिकम नेसेसरी टू डिटेक्ट द लीक इमीडिएटली एंड रिपेयर द लीकिंग स्पॉट और जॉइंट एट वंस। ठीक है, इसलिए लीक का तुरंत पता लगाना और लीक करने वाले स्थानों या जोड़ों की तुरंत मरम्मत करना आवश्यक हो जाता है। ठीक है, तो लीकेज जैसे ही होगा हमें लीक का पता लगाना चाहिए और उसे तुरंत रिपेयर और उसकी मेंटेनेंस कर देनी चाहिए। ठीक है, चलिए, तो कुछ कुछ टेस्ट मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि कौन कौन से टेस्ट हैं, इसके अलावा कुछ टेस्ट हमारे और बच जाते हैं, उन्हें भी डिस्कस कर लेते हैं। तो बच्चे लीक डिटेक्शन टेस्ट में सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा अमोनिया का ही है। ठीक है, और अमोनिया का जो लीक डिटेक्शन टेस्ट हम कर सकते हैं, सबसे पहला सल्फर टेस्ट जो कि मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, कि जैसे ही सल्फर कैंडल को हम लेकर जाते हैं जहां पर अमोनिया बाहर निकल रही होगी तो वहां से सफेद धुआं निकलता है, वहां से व्हाइट वेपर निकलती हैं और हमें पता लग जाता है कि अमोनिया लीक कर रही है। ठीक है, इसके बाद सेकंड और थर्ड भी याद रखिएगा। सेकंड बच्चे जो टेस्ट किया जाता है यह लिटमस पेपर से किया जाता है। ठीक है, और लिटमस पेपर जो होगा इसका कलर कैसा हो जाता है, नीला हो जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर अमोनिया का लीकेज है, ठीक है, तो लिटमस पेपर का रंग कैसा हो जाता है। ये क्वेश्चन आपका सीधा पूछा जाता है कि अगर अमोनिया का लीकेज है, ठीक है, अमोनिया के लीकेज होने पर लिटमस पेपर का कलर कैसा हो जाता है। तो याद रखिएगा लिटमस पेपर हो जाता है ब्लू कलर का। दिमाग में बैठा लो अच्छे से, क्वेश्चन आता है, सीधा क्वेश्चन पूछेगा कि अगर अमोनिया का लीकेज है तो हमें कैसा पता चलेगा, या अमोनिया लीकेज होने पर लिटमस पेपर का कलर कैसा हो जाता है। तो लिटमस पेपर हो जाता है ब्लू कलर का। ठीक है, लिटमस पेपर नीला हो जाएगा यदि अमोनिया मौजूद है या लीक हो रहा है। ठीक है, जब इसे संदिग्ध रिसाव बिंदु या अमोनिया युक्त कंडेंसर पानी में लाया जाता है। ठीक है, तो जैसे ही इसे कांटेक्ट में लेकर आएंगे तो लिटमस पेपर हो जाता है ब्लू कलर का। ठीक है, लिटमस पेपर विल टर्न ब्लू इफ अमोनिया इज प्रेजेंट और लीकिंग व्हेन इट इज ब्राउट टू द सस्पेक्टेड लीकेज पॉइंट और कंडेंसर वाटर कंटेनिंग अमोनिया। ठीक है, अगर अमोनिया है, अमोनिया के मौजूद होने से, अमोनिया के प्रेजेंट होने से जो लिटमस पेपर होगा, लिटमस पेपर हो जाता है ब्लू कलर का। ठीक है, चलिए, इसके बाद सिंपल एक टेस्ट पेपर हमारा होता है। ठीक है, और अगर अमोनिया लीकेज होता है तो यह पेपर हमारा ब्लू नहीं, ये पेपर हमारा हो जाता है पिंक कलर का। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा होता है टेस्ट पेपर, और अगर अमोनिया लीकेज है, ठीक है, तो टेस्ट पेपर का कलर कैसा हो जाता है, ये आपका हो जाता है गुलाबी यानी कि पिंक कलर का। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है कि यह किस कलर का हो जाता है। ठीक है, यह हो जाता है पिंक कलर का। बाकी ये जो सारी इंफॉर्मेशन है आप पढ़ सकते हो, क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड आएगा, क्वेश्चन सीधा आता है, वन लाइनर क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें भी आप पढ़ सकते हो कि यह टेस्ट पेपर किस तरह से
तैयार किया जाता है, लेकिन इतना जरूरी नहीं है हम लोगों के लिए। हमें सिर्फ जानना है कि टेस्ट पेपर को जब हम लेकर जाते हैं, ठीक है, इसके कॉन्टेक्ट में, ठीक है, तो अमोनिया अगर प्रेजेंट होगी, अमोनिया अगर मौजूद होगी, तो पेपर गुलाबी कलर का हो जाता है। और जैसे ही यह होगा गुलाबी कलर का, हमें पता चल जाएगा कि यहां से अमोनिया का लीकेज हो रहा है, ठीक है। तो अमोनिया के लिए सबसे ज्यादा 3 इंपॉर्टेंट टेस्ट है, ठीक है। सबसे पहले हमने जाना सल्फर टेस्ट। तो जैसे ही सल्फर कैंडल को हम लेकर जाते हैं, ठीक है, तो इससे सफेद धुआं निकलने लगता है, हमें पता चल जाएगा यहाँ से अमोनिया लीकेज है। अगर अमोनिया का लीकेज है, लिटमस पेपर ब्लू कलर का हो जाता है, हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पर अमोनिया का लीकेज है। और अगर हम सिंपल टेस्ट पेपर की बात करते हैं तो ये हमारा पिंक कलर का हो जाता है, और इससे हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पर अमोनिया का लीकेज है, ठीक है। चलिए, तो ये तो बातें हो गई आपकी अमोनिया के बारे में। अमोनिया के बाद फिर आपके कुछ टेस्ट और बचते हैं, ठीक है। जैसे R11 की हम बात करें, R12 की हम बात करें, और R11 R12 ये किस कैटेगरी में आते हैं? ये आते हैं फ्रियोन कैटेगरी में, ठीक है। तो इसके लिए आपको कभी कभी वर्ड ये भी देखने को मिल सकता है, फ्रियोन, ठीक है। और R11 और R12 इस तरह से सीधे वर्ड भी आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो बच्चे अगर इन टेस्ट की हम बात करते हैं, ठीक है, तो इसके लिए आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रॉनिक डिटेक्टर और हैलाइड टॉर्च टेस्ट, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक डिटेक्टर, इलेक्ट्रॉनिक डिटेक्टर, इलेक्ट्रॉनिक डिटेक्टर, डिटेक्टर या हैलाइड टॉर्च टेस्ट, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर है R11 या R22 की हम बात करें, इन्हें फ्रियोन भी बोला जाता है, ठीक है। R11 और R22 को, ठीक है। तो फ्रियोन 11 या फ्रियोन 22, अगर इनके टेस्ट की हम बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक डिटेक्टर टेस्ट भी होता है और हैलाइड टॉर्च टेस्ट भी किया जाता है इनके लिए। दूसरा हमारे पास होते हैं R22, ठीक है, या फ्रियोन 22 की अगर हम बात करें तो इसके लिए साबुन का घोल, ठीक है, सोप सॉल्यूशन यानी कि साबुन का घोल, ठीक है, साबुन का घोल भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ हैलाइड टॉर्च और इलेक्ट्रॉनिक डिटेक्टर, इसका भी इस्तेमाल बिल्कुल किया जा सकता है, ठीक है। हैलाइड टॉर्च और ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक डिटेक्टर। चलिए, फिर इसके बाद अगर हम R500 की बात करते हैं तो R500 के लिए सोप सॉल्यूशन का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि साबुन के घोल का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। हैलाइड टॉर्च टेस्ट भी इस्तेमाल किया जा सकता है, इलेक्ट्रॉनिक डिटेक्टर भी इस्तेमाल किया जा सकता है, और कलर्ड ट्रेसिंग एजेंट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। कलर्ड ट्रेसिंग एजेंट भी हम इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। कलर्ड को जो ट्रेस करने वाले एजेंट होते हैं उनका भी इस्तेमाल यहाँ पर किया जा सकता है, ठीक है। तो ये बाकी के टेस्ट भी हैं, ज्यादा इसमें अंदर जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि बाय नेम पूछे जाते हैं, ठीक है। तो कंफ्यूजन जितना कम रखो उतना अच्छा है, बाय नेम चीजों को याद रखो, छुट्टी, ठीक है। चलिए, इसके अलावा बच्चे मैं आपको कुछ बता चुका हूं कि जो पर्टिकुलर रेफ्रिजरेंट होता है उसे किस कलर के सिलेंडर में स्टोर किया जाता है, ठीक है। तो यहां से आपको याद रखना है एक और रेफ्रिजरेंट R500, ये जो स्टोर किया जाता है ये आपका येलो कलर के सिलेंडर में स्टोर किया जाता है, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन भी अपने पास रखिएगा कि R500 जो रेफ्रिजरेंट होता है, ठीक है, R500 जो रेफ्रिजरेंट होता है यह पीले रंग के, यह पीले रंग के, पीले रंग के सिलेंडर में, यह पीले रंग के सिलेंडर में स्टोर किया जाता है, ठीक है। पीले रंग के सिलेंडर में स्टोर किया जाता है, ठीक है। तो ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए कि R500 जो रेफ्रिजरेंट होता है यह किस कलर के सिलेंडर में स्टोर किया जाता है, ठीक है। तो येलो कलर के सिलेंडर में जो स्टोर किया जाता है, ठीक है, ये आपका होता है R500। सिलेंडर कलर कोड फॉर दिस इज येलो, किसके लिए?
R500 के लिए, ठीक है। तो ये आपका हो गया तीसरा। तो ये आपके कुछ कुछ मेन टेस्ट हैं जो आपको सीधे याद रखने हैं, ठीक है। कुछ इनमें से पेपर में पूछे जा चुके हैं और कुछ के आने के पूरे चांसेस हैं, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन भी आपको सीधा पेपर के लिए तैयार रखनी है। चलिए, तो एक बार यहां तक आ जाओ सभी लोग, फिर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ठीक है भाई, बिल्कुल। पर पीछे वाली स्लाइड दिखा दें, ये वाली। हाँ, ये इतनी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, इतना लंबा क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है। इतनी जानकारी की जरूरत नहीं है, लेकिन किसी को अगर इंटरेस्ट होगा तो वो नोट्स वगैरह पढ़कर देख सकता है। आगे सीधे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। पॉइंट टू पॉइंट चीज़ों को याद रखो। ये कोई कॉन्सेप्ट तो है नहीं, ये तो इन्फॉर्मेशन है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और आगे हमारे पास जो है उसे जान लेते हैं क्या क्या हमें। चलिए, तो बच्चे, रेफ्रिजरेंट एक लंबी लिस्ट है, एक लंबी चौड़ी लिस्ट है रेफ्रिजरेंट के लिए, ठीक है। पता नहीं कितने रेफ्रिजरेंट है, ठीक है। 50-60 नाम तो मैं आपको पहले ही दिखा चुका हूँ। तो सभी के नाम ना ही आप याद रख सकते हो, ना ही सभी का यूज याद रख सकते हो, ठीक है। तो मेन मेन चीजें हमें याद करनी होती हैं, और मेन हमें पता चलता है जो ज्यादातर यूज हो रही हो और हम हमारे काम की हो, ठीक है। तो कुछ कुछ चीजें हैं जो आपके पेपर में पूछी जाती हैं, उसके अकॉर्डिंग ही एक लिस्ट मैंने तैयार की है। कुछ रेफ्रिजरेंट है और वो रेफ्रिजरेंट कहाँ पर यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो जिस तरह से मैं ये इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं आपको, सेम उसी तरह से आपको याद रखनी है, ठीक है। क्योंकि अगर इन्हें मिक्स करोगे चीजों को तो पेपर में कंफ्यूज हो जाओगे और सही आंसर कभी टिक नहीं कर पाओगे, ठीक है। क्योंकि ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही ये डेटा मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है। तो कुछ रेफ्रिजरेंट हमारे पास है और वो कहाँ पर यूज होते हैं, ठीक है। इसी तरह से इंफॉर्मेशन आपको याद रखनी है। चलिए, तो हमारी नई हेडिंग है यहाँ पर, रेफ्रिजरेंट एंड देयर एप्लीकेशन, ठीक है। प्रशीतक और उनका अनुप्रयोग, ठीक है। कौन सा रेफ्रिजरेंट कहाँ पर यूज किया जाता है। तो बच्चे, इस लिस्ट में हमारे पास सबसे पहला नाम है R11 का, ठीक है। तो लार्ज सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशनिंग यूनिट जो होती हैं, ठीक है। लार्ज R11 बड़ी केंद्रीकृत वातानुकूलन इकाई जो होती हैं, ठीक है। सेंट्रलाइज्ड यूनिट तो आप समझ गए होंगे ना, जैसे अ, जैसे आपके मूवी थिएटर वगैरह होते हैं, ठीक है। या बड़ी बड़ी बिल्डिंग जो होती है उसमें सेंट्रलाइज्ड एसी का सिस्टम होता है, ठीक है। कूलिंग टावर वगैरह उसमें यूज किए जाते हैं, ठीक है। और पूरी ही पूरी बिल्डिंग को हम कूल कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आपके रूम के लिए एक सिंगल एसी होता है, ठीक है। उस एसी से ही हम रूम की कूलिंग कर लेते हैं। जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती हैं उनकी कूलिंग के लिए सेंट्रलाइज्ड एसी सिस्टम यूज किया जाता है। यानी कि जिस तरह का एसी आपका होता है उसी तरह का एक एसी बनाकर रख लेते हैं हम एक जगह पर, और काफी बड़ा होता है, ठीक है। और फिर डक्ट वगैरह ले जाकर हर एक पर्टिकुलर रूम की या जिस भी इकाई की, जिस भी यूनिट की हमें कूलिंग करनी होती है, हम आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं जब डीटीयू में था, ठीक है, दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी में जब मैं था, तो हमारी जो लाइब्रेरी थी वो सेंट्रलाइज्ड लाइब्रेरी थी, काफी लंबी लाइब्रेरी थी, ठीक है। काफी बड़ी लाइब्रेरी थी, ठीक है। तो आप कहीं भी जाओगे, अंदर बाहर कहीं भी जाओगे तो आपको कूलिंग फील होगी, ठीक है। जैसे कि आपके अगर घर में ही एसी लगा होगा तो किसी एक रूम में लगा है एसी, ठीक है। तो आप उसी रूम में ही
ठंड को फील कर सकते हो। जैसे ही रूम से बाहर निकलोगे आपको तुरंत गर्मी लगेगी, किचन में जाओगे आप गर्मी फील करोगे, इवन बाथरूम में, वॉशरूम में या घर के किसी और अलग कोने में जाओगे तो वहां पर आपको गर्मी लगती है, ठीक है। लेकिन जो सेंट्रलाइज्ड यूनिट होती है वहां पर डक्ट वगैरह यूज करके हर एक पार्ट की कूलिंग कर ली जाती है, ठीक है। तो उसके लिए अलग से छोटे छोटे एसी की जरूरत नहीं पड़ती है, एक बड़ा सिस्टम हम तैयार करते हैं और बड़े सिस्टम में से डक्ट वगैरह लेकर हम क्या कर लेते हैं, हर एक पार्ट की कूलिंग कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो लार्ज सेंट्रलाइज्ड यूनिट जो होती हैं उसमें जो रेफ्रिजरेंट यूज किए जाते हैं ये आपके होते हैं R11, ठीक है। R11 उसमें यूज किया जाता है। डक्ट का छोटा सा इंट्रोडक्शन आपके सिलेबस में है, ठीक है। तो डक्ट क्या होती है ये मैं आपको बताऊंगा और किस तरह से डक्ट का क्रॉस सेक्शन होता है, क्या क्या और इन्फॉर्मेशन आपको इसके बारे में जाननी पड़ती है, वो सारी चीजें मैं आपको डिटेल में आगे जाकर करा दूंगा। अभी सिर्फ आप इतना ही याद रखिएगा कि अगर हम R11 की बात करते हैं तो लार्ज सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशनिंग यूनिट जो होती हैं, बड़ी केंद्रीकृत वातानुकूलन इकाई जो होती हैं, यहां पर R11 का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। चलिए, फिर बच्चे एक आपका होता है R12, ठीक है। तो R12 का जो हम इस्तेमाल करते हैं ये आपका घरेलू रेफ्रिजरेटर, वाटर कूलर वगैरह जो होते हैं इसमें इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो घरेलू रेफ्रिजरेटर, वाटर कूलर R12 आपका हो गया, ठीक है। फिर बच्चे R22 की हम बात करते हैं। तो R22 जो ज्यादातर यूज किया जाता है ये विंडो एसी में यूज किया जाता है, ठीक है। विंडो एसी आप समझ ही सकते होंगे, जो एसी आपके खिड़की में रखे होते हैं, यानी कि ऐसा एसी जिसमें कंप्रेसर, इवेपोरेटर, ठीक है, एक्सपेंशन डिवाइस और आपका कंडेंसर, ये सभी एक ही जगह होते हैं, तो इसे बोला जाता है विंडो एसी, ठीक है। फिर इसके बाद बच्चे अगर हम बात करें अमोनिया की, तो अमोनिया का जो इस्तेमाल किया जाता है, अमोनिया का इस्तेमाल कोल्ड स्टोरेज प्लांट में करते हैं, ठीक है। तो अमोनिया आपका हो गया कोल्ड स्टोरेज प्लांट, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड की अगर हम बात करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट फ्रीजिंग ऑफ फूड, ठीक है। यानी कि जहां पर जो खाना वगैरह होता है उसकी डायरेक्ट कूलिंग हमें करनी पड़ती है, ठीक है। तो CO2 कोई हानिकारक तो गैस है नहीं, ठीक है, जिससे कोई खतरा हो सकता है, ठीक है। तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट फ्रीजिंग के लिए खाने की जो इस्तेमाल की जाती है ये आपकी होती है कार्बन डाइऑक्साइड। कोल्ड स्टोरेज प्लांट के लिए याद रखिएगा अमोनिया, ठीक है। चलिए, फिर बच्चे ब्राइन की अगर हम बात करें तो मिल्क चिलिंग प्लांट जो होते हैं, मिल्क यानी कि दूध के जो प्लांट होते हैं, ठीक है, तो वहां पर इस्तेमाल हम करते हैं ब्राइन का, ठीक है। तो ब्राइन का इस्तेमाल कहां पर किया जाता है, ब्राइन का इस्तेमाल किया जाता है मिल्क चिलिंग प्लांट में, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ब्राइन, ब्राइन, ठीक है। ये आपका हो गया ब्राइन। चलिए, इसके अलावा एयर की अगर हम बात करें तो एयर की बात करेंगे तो ये गैस लिक्विफिकेशन के लिए, यानी कि गैस को जब लिक्विफाई करते हैं, गैस गैसेस स्टेट में होती है, ठीक है। लेकिन अगर हमें इसे लिक्विफाई यानी कि तरल अवस्था में लाकर एक सिलेंडर में स्टोर करना होता है, ठीक है, तो इसे हमें ठंडा करना पड़ता है। जैसे जैसे ठंडा करेंगे तो गैस के एटम पास आते जाएंगे और यह लिक्विड फॉर्म में बदल जाता है। भाई ये तो बड़ी कॉमन चीज है, सभी को पता होगी कि अगर किसी ठोस को हम गर्म करना शुरू करते हैं, गर्म करते रहें तो यह पिघल जाता है, यानी कि तरल अवस्था में आएगा। और गर्म करेंगे और गर्म करेंगे और गर्म करेंगे तो इसकी वेपर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, ठीक है, इसकी वेपर बन जाती है। तो इसी तरह जब किसी चीज को ठंडा करते हैं तो वह इसमें कन्वर्ट होगी। अगर गैस है, गैस पहले लिक्विड में, और लिक्विड को अगर और ठंडा कर दे तो ये आपकी सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। तो गैस को लिक्विफाई करने के लिए, गैस का द्रवीकरण करने के लिए, यानी कि गैस को अगर हमें किसी लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए हम जो रेफ्रिजरेंट इस्तेमाल करते हैं एयर का करते हैं। साथ ही एयरक्राफ्ट वगैरह में जो यूज की जाती है ये भी आपकी एयर होती है, ठीक है। याद रखिएगा सारे जो यूज मैंने आपको भी बताए हैं काफी इंपॉर्टेंट है और किसी ना किसी एग्जाम में आपके ये सभी चीजें पूछे गए हैं, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो कि आपको अपने पेपर के लिए हमेशा तैयार रखनी है, ठीक है। चलिए, तो जल्दी देखो यहां तक एक बार, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। एयर गैस लिक्विफिकेशन के लिए, एयरक्राफ्ट रेफ्रिजरेशन के लिए, ब्राइन मिल्क चिलिंग प्लांट के लिए, ठीक है, ब्राइन दूध ठंडा करने वाला प्लांट, वायु गैस द्रवीकरण, विमान
प्रशीतन प्रणाली, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड खाद्य पदार्थों को जमने का सीधा संपर्क, ठीक है। अमोनिया कोल्ड स्टोरेज प्लांट। R22 की अगर बात करोगे तो विंडो एसी, ठीक है। R12 घरेलू रेफ्रिजरेटर वाटर कूलर के लिए, और R11 बड़ी केंद्रीकृत वातानुकूलन इकाई यानी कि लार्ज सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशनिंग यूनिट के लिए हम इस्तेमाल करते हैं R11 का, ठीक है। सारे पॉइंट्स काफी इंपॉर्टेंट है, किसी न किसी एग्जाम में पहले भी पूछे जा चुके हैं, तो आपको इन सभी के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। बोलो भाई, सभी लोग यहाँ तक आ गए या कहीं छूट गए हैं? पीछे नहीं रहना है, साथ साथ चलते रहो और आगे की तरफ बढ़ते रहो। ठीक है। चलिए ध्यान से सुनिएगा। तो बच्चे कंप्रेसर आपका मैं डिटेल में आगे पढ़ाऊंगा, पूरा ये चीज मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। अभी कुछ कुछ क्वेश्चन है जो यहाँ से आते हैं, ठीक है, और कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आपको अपने पास रखनी है, ठीक है, वो देख लेते हैं। चलिए, तो बच्चे आपके जो कंप्रेसर होते हैं, ठीक है, ये कंप्रेसर भी दो तरह के हम पढ़ते हैं। वैसे तो कंप्रेसर के बहुत सारे टाइप हैं। जो आपके मेन कंप्रेसर हैं, ठीक है, जो हम जनरली यूज करते हैं किसी भी रेफ्रिजरेशन सिस्टम में, ये आपके दो तरह के होते हैं, ठीक है। एक आपके होते हैं रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, ठीक है। एक आपके इसमें होते हैं रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, और एक आपके इसमें होते हैं रोटरी कंप्रेसर, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहली बात तो यही आ जाती है कि भैया ये रेसिप्रोकेटिंग और रोटरी में अंतर क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहला तो आपका यही आ जाता है कि भाई ये रेसिप्रोकेटिंग और ये रोटरी कंप्रेसर में अंतर क्या होता है, ठीक है। चलिए, तो अगर हम बात करें रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर की, थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में बता देता हूं कि रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर क्या होते हैं, ठीक है। चलिए, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर में बच्चे क्या होता है, एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट होता है, ठीक है। इस तरह से एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट होता है, ठीक है। यह होता है सिलेंडर का टीडीसी यानी कि टॉप डेड सेंटर, और यह होता है बीडीसी यानी कि बॉटम डेड सेंटर, ठीक है। तो किसी गैस को कंप्रेस करने के लिए जब पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, तो यह आपका कहलाता है रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेशन, ठीक है। यह कहलाता है, रेसिप्रोकेटिंग को कहा जाता है प्रत्यगामी, ठीक है। इसे कहा जाता है हिंदी में शायद प्रत्यगामी, और कंप्रेशन होता है संपीड़न, ठीक है। तो पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट का यूज करके जब किसी गैस को हम कंप्रेस करते हैं, पिस्टन ऊपर की तरफ जाएगा और गैस कंप्रेस होती रहेगी, तो इसे कहा जाता है रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, ठीक है। क्योंकि पिस्टन क्या करता है, पिस्टन ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे क्या करता रहेगा, रेसिप्रोकेट करता रहेगा, ठीक है। पिस्टन ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे रेसिप्रोकेट करता रहेगा, ठीक है। तो इसी वजह से इसे कहा जाता है रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, ठीक है। इसमें पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। चलिए, तो बच्चे रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर जो होते हैं, ठीक है, यहां पर जिस मास का, जिस द्रव्यमान का कंप्रेशन हम करते हैं, ठीक है, जिसे दबाया जाता है, ठीक है, जिसे कंप्रेस किया जाता है, ठीक है, तो जिस द्रव्यमान को कंप्रेस किया जाता है, ठीक है, वो तो कम होता है, ठीक है। यहां पर जिस फ्लूइड को, जिस गैस को, जो भी हमारे पास कुछ है, जब उसे दबाएंगे, ठीक है, उसका मास यानी कि द्रव्यमान तो कम होता है। कम चीज को दबाया जाता है, लेकिन दबाया बड़े अच्छे से जाता है, ठीक है। यहां पर कम मास को, कम द्रव्यमान को दबाया जाएगा, कंप्रेस किया जाएगा, लेकिन जो उसका प्रेशर राइज करेगा, जब किसी चीज को कंप्रेस करेंगे, जब एयर को कंप्रेस करते हैं तो उसका प्रेशर बढ़ता है, ठीक है। तो यहां पर जिस द्रव्यमान को दबाया जाता है वो तो कम होता है, लेकिन उसका जो प्रेशर राइज करता है ये ज्यादा होता है, ठीक है। तो यहां पर क्या रहेगा, द्रव्यमान तो कम होगा लेकिन दाब यानी कि प्रेशर ज्यादा होता है, ठीक है।
या वॉल्यूम फ्लो रेट हम इसे बोल सकते हैं, ठीक है। वॉल्यूम फ्लो रेट तो कम होगा, क्योंकि यहाँ पर मास लगातार बहता रहेगा ना, ठीक है। तो मीटर के ऊपर किलोग्राम, ठीक है, इसमें हम बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर प्रेशर यानी कि दाब बहुत ज्यादा होता है, लेकिन मास फ्लो रेट कम होता है। ठीक है, यानी कि कम मास को ही हम यहाँ पर दबा पाते हैं, ठीक है, लेकिन उसका प्रेशर बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। तो ये आपका होता है रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। क्वेश्चन ये आता है कि अगर हम अमोनिया की बात करते हैं या कार्बन डाइऑक्साइड की हम बात करते हैं, ठीक है, तो अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए हम रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर का इस्तेमाल करते हैं या रोटरी कंप्रेसर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आपका एग्जाम में ये सीधा पूछा जाता है। तो बच्चे अगर हम बात करेंगे अमोनिया की या हम बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की, तो अमोनिया या कार्बन डाइऑक्साइड के लिए हम इस्तेमाल करते हैं रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर का, ठीक है। दूसरा बच्चे आपका कंप्रेसर होता है, जो बच्चा गांव से होगा या सिंपल ये आपके पंप की तरह का होता है, ठीक है। जो बच्चा गांव से होगा उसने देखा होगा कि ट्यूबवेल में जो पंप लगे रहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से एक पूरा रोटर होगा, ठीक है, इस पर बहुत सारी पंखड़ियां लगी रहती हैं, ठीक है, और ये आपके केसिंग में बंद होता है, ठीक है। तो जो कंप्रेशन यहाँ पर घूमने से होता है, ये घूमेगा और एयर को कंप्रेस करता है, बाकी आगे जाकर मैं पूरा आपको दिखा दूंगा, ठीक है। तो जो घूमने के कारण यहाँ पर कंप्रेशन होता है, ठीक है, इसे हम बोलते हैं रोटरी कंप्रेसर और सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर, ठीक है। जहां पर पिस्टन रेसिप्रोकेट करता है, ये आपका होता है रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, ठीक है। और जहां पर ये घूम घूम कर क्या कर देगा, कंप्रेस कर देता है, इसे हम बोलते हैं रोटरी कंप्रेसर और सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर, ठीक है। तो यहाँ पर जो मास बहता है, ठीक है, वो तो ज्यादा होता है, द्रव्यमान तो ज्यादा होता है, ठीक है। यहाँ पर ज्यादा द्रव्यमान का ज्यादा मास का कंप्रेशन कर सकता है, ठीक है। द्रव्यमान तो ज्यादा होता है जिसका कंप्रेशन होता है, लेकिन जो दाब इंक्रीज होता है, जो प्रेशर होता है, यह रिलेटिवली इससे कम होगा, ठीक है। इसमें प्रेशर तो बहुत ज्यादा बढ़ेगा, लेकिन यह कम मास का कम द्रव्यमान का ही कंप्रेशन कर पाता है, ठीक है। इसमें द्रव्यमान तो बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, लेकिन यह प्रेशर इंक्रीज उसका यानी कि दाब उसका कम बढ़ा पाता है, ठीक है। तो अगर हम रोटरी और सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर की बात करते हैं, तो जनरली R11 रेफ्रिजरेंट और R113 रेफ्रिजरेंट के लिए हमारे रोटरी और सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। दोनों ही पॉइंट आपको अच्छे से याद रखने हैं। रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर हम इस्तेमाल करते हैं अमोनिया के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, ठीक है। अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए हम इस्तेमाल करते हैं रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर का। अमोनिया के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए हम इस्तेमाल करते हैं रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर का। और अगर R11 और R113 की हम बात करते हैं, तो इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं रोटरी और सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर, ठीक है। चलिए, तो ये कहानी आपको याद रखनी है, बाकी कंप्रेसर मैं आपको डिटेल में आगे जाकर कराऊंगा, ठीक है। रेसिप्रोकेटिंग भी और रोटरी कंप्रेसर भी, ये दोनों ही कंप्रेसर मैं आपको आगे जाकर बिल्कुल पढ़ाऊंगा, ठीक है। अभी आपको सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन अपने पास रखनी है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है, बिल्कुल। चलिए बच्चे, बच्चे जो हमारे रेफ्रिजरेंट होते हैं, ठीक है, इन्हें हम तीन कैटेगरी में अलग अलग बांट लेते हैं। देखिए होता क्या है,
रेफ्रिजरेंट जाता है कंप्रेसर के अंदर, ठीक है, और कंप्रेसर में फ्रिक्शन को कम करने के लिए, घर्षण को कम करने के लिए हम यूज करते हैं लुब्रिकेटिंग ऑयल का, ठीक है। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा क्या मैं आपसे कहना चाह रहा हूं अभी, कि जो पिस्टन रेसिप्रोकेट करता है सिलेंडर के अंदर, लगातार पिस्टन इस तरह से सिलेंडर के अंदर रेसिप्रोकेट करता रहेगा, इस तरह से लगातार रेसिप्रोकेट करता रहता है, ठीक है। तो पिस्टन के ऊपर होती है पिस्टन रिंग और इनका कांटेक्ट होता है सिलेंडर वॉल के साथ, ठीक है। तो भैया एक सरफेस दूसरे सरफेस के ऊपर इस तरह से चल रही है, तो उनमें घर्षण तो बिल्कुल होगा, ठीक है, उनमें घिसाव तो फ्रिक्शन तो बिल्कुल होगा, ठीक है। तो बात आती है कि इस फ्रिक्शन को हम कम कैसे करेंगे, इस घर्षण को कम किस तरह से किया जा सकता है, ठीक है। तो इस फ्रिक्शन को, इस घर्षण को, इस घिसाव को कम करने के लिए हम यूज करते हैं लुब्रिकेटिंग ऑयल का, ठीक है। चलिए, तो होता क्या है उससे कि लुब्रिकेटिंग ऑयल अब सिलेंडर में है, ठीक है, तो भैया वो रेफ्रिजरेंट के कांटेक्ट में भी बिल्कुल आएगा, जिस रेफ्रिजरेंट का वो कंप्रेशन कर रहा है, ठीक है। तो ये रेफ्रिजरेंट इस लुब्रिकेटिंग ऑयल के साथ भी मिक्स जरूर करेगा, दोनों आपस में भी जब मिलेंगे, ठीक है। तो आपस में मिलने से कुछ कुछ यहाँ पर गड़बड़ हो जाती है, ठीक है, तो वही हमें समझना है। चलिए, तो हमें जानना है कि जो हमारा रेफ्रिजरेंट है इसकी एक्शन विद ऑयल, ठीक है, यानी कि तेल से क्रिया किस तरह की होती है, और हम बात किसकी कर रहे हैं, रेफ्रिजरेंट की, ठीक है। तो किस रेफ्रिजरेंट की तेल से क्रिया किस प्रकार से होती है, ठीक है। तो हमें देखना है कि रेफ्रिजरेंट जब कंप्रेसर में जाकर तेल से मिलेगा तो यहाँ पर क्या क्या चीजें घटित हो सकती हैं, ठीक है, क्योंकि रेफ्रिजरेंट का हमें कंप्रेशन करना है कंप्रेसर से, ठीक है। कंप्रेसर अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूं रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर का ही, ठीक है, इवन रोटरी कंप्रेसर में भी यूज करते हैं लुब्रिकेटिंग ऑयल, तो चांसेस रहते हैं कि रेफ्रिजरेंट लुब्रिकेटिंग ऑयल से जाकर मिल जाए, ठीक है, क्योंकि हमें फ्रिक्शन को कम करना है, तेल तो हमें डालना पड़ेगा उसमें, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर क्या क्या चीजें घट सकती हैं, ठीक है, क्या क्या यहाँ पर हो सकता है वही हमें जानना है। तो बच्चे 3 केस यहाँ पर जनरली बनते हैं, ठीक है, 3 केस यहाँ पर बनते हैं। पहला केस क्या कहता है कि हमारे पास जो रेफ्रिजरेंट है, ठीक है, यह है तेल के साथ पूरी तरह से मिल जाता है, मिक्स हो जाता है, यानी कि घुल जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट यहाँ पर है रेफ्रिजरेंट प्लस तेल के साथ पूरी तरह से मिश्रण है, ठीक है। तो ऐसे रेफ्रिजरेंट जो तेल के साथ पूरी तरह से मिक्स हो जाते हैं, ठीक है, ये आते हैं हमारे फर्स्ट केस में। और ऐसे रेफ्रिजरेंट हमारे होते हैं R11 और R12, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा इस चीज को। तो ऐसे रेफ्रिजरेंट जो ऑयल के साथ, जो तेल के साथ अच्छे से मिल जाते हैं, ठीक है, ये हमारे होते हैं फर्स्ट केस में। और ऐसे रेफ्रिजरेंट हमारे हैं R11 और R12। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा रेफ्रिजरेंट तेल के साथ पूरी तरह से मिक्स हो जाता है, ठीक है। मिक्स होने को हम बोलेंगे इंग्लिश में मिसिबल, और मिक्स अगर नहीं होता है तो बोलेंगे इमिसिबल, और थोड़ा होता है थोड़ा नहीं होता है इसे हम बोलते हैं पार्शियली मिसिबल, ठीक है। तो 3 वर्ड हम यूज करते हैं, एक होते हैं मिसिबल यानी कि जो पूरी तरह से मिल जाते हैं, ठीक है, यानी कि हिंदी में ये वर्ड यूज करेंगे। एक आपके होते हैं फुल्ली इमिसिबल, जो कि पूरी तरह से अमिश्रणीय है, ठीक है, जो कि बिल्कुल भी नहीं घुलते हैं। और तीसरे होते हैं पार्शियली मिसिबल, यानी कि कुछ घुलते हैं और कुछ रह जाते हैं, यानी कि आंशिक रूप से हम बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज तो आपको यही याद रखनी है कि कौन सा रेफ्रिजरेंट इनमें से तेल के साथ पूरी तरह से मिक्स हो जाता है, ठीक है, और कौन सा नहीं होता है, ठीक है। तो फुल्ली मिसिबल हमारे पास है R11 और R22, ये क्या है, फुल्ली मिसिबल है। फुल्ली इमिसिबल की अगर हम बात करेंगे तो अमोनिया हमारे पास है और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास है, ये है फुल्ली इमिसिबल। और तीसरी कैटेगरी हमारे पास है पार्शियली मिसिबल, जो कि है R22, ठीक है। तो R प्लस तेल के साथ पूरी तरह से मिसिबल R11 R22, ठीक है, पूरी तरह से अमिश्रणीय, ठीक है, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड, और आंशिक रूप से तेल के साथ मिश्रणीय R22, ठीक है। चलिए, तो बच्चे इसमें से अगर हम फर्स्ट केस की बात करें और सेकंड केस की बात करें तो फर्स्ट और सेकंड से हमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। प्रॉब्लम जो होती है हमें होती है वो थर्ड केस से, ठीक है। इसमें से अगर मैं फर्स्ट और सेकंड की अगर मैं बात करूं तो यहां से हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ऐसे रेफ्रिजरेंट कोई दिक्कत पैदा नहीं करते हैं। लेकिन ये जो तीसरी कैटेगरी है ये बड़ी ही खतरनाक है, ठीक है, क्योंकि ऐसे रेफ्रिजरेंट आगे जाकर क्या कर देते हैं,
पूरे सिस्टम को चोक कर देते हैं। ठीक है, तो जितनी भी चोकिंग प्रॉब्लम आती है वो आती है R22 की वजह से। चोक होना तो आप समझते ही होंगे, ठीक है, कि रेफ्रिजरेंट का फ्लो रुक जाता है। ठीक है, तो जितनी भी चोकिंग की प्रॉब्लम आती है, ठीक है, मोस्टली जितनी भी चोकिंग की प्रॉब्लम आती है वो आती है R22 की वजह से। जितनी भी चोकिंग की प्रॉब्लम आती है यह कौन से रेफ्रिजरेंट से आती है? ये आती है R22 से। ठीक है, R11, R12 फुल्ली मिसिबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं करते हैं। अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड फुल्ली इमिसिबल है, इनसे भी ऐसी कोई बड़ी दिक्कत नहीं होती है। लेकिन R22 जो है ये पार्शियली मिसिबल है, यानी कि आंशिक रूप से घुलता है। ठीक है, और यही प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ठीक है, चलिए, क्योंकि जितनी भी चॉकिंग की प्रॉब्लम होती है वो आती है R22 की वजह से। पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से किस रेफ्रिजरेंट की वजह से चॉकिंग की प्रॉब्लम आती है, तो आप क्या बोलोगे? R22 की वजह से चॉकिंग की प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो चॉकिंग की प्रॉब्लम आ गई R22 से। ठीक है, चलिए, फिर कुछ पॉइंट आपको और याद रखना है। ठीक है, जब रेफ्रिजरेंट में ऑयल घुल गया, ठीक है, जब तेल उसमें घुल गया तो हमें उसे सेपरेट करने की जरूरत भी पड़ती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑयल सेपरेटर जो लगाया जाता है, ऑयल सेपरेटर से मतलब होता है जो ऑयल को और रेफ्रिजरेंट को सेपरेट कर देता है, यानी कि अलग अलग कर देता है। ठीक है, ऑयल सेपरेटर ऑयल को सेपरेट करेगा और यह फिर से आपका घूमकर आ जाता है कहां पर? ठीक है, ये आपका आ जाता है घूमकर फिर से कंप्रेसर के अंदर ही। ठीक है, ये आपका फिर से कंप्रेसर के अंदर ही घूमकर आ जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि ऑयल सेपरेटर कहां पर लगाया जाता है? ठीक है, तो कंप्रेसर के और कंडेंसर के बीच में आपका लगाया जाता है ऑयल सेपरेटर। इस चीज को याद रखिएगा कि ऑयल सेपरेटर कहां पर लगाया जाता है? ऑयल सेपरेटर लगाया जाता है कंप्रेसर और कंडेंसर के बीच में। ठीक है, बिटवीन कंप्रेसर एंड कंडेंसर। कंप्रेसर और कंडेंसर के बीच में तेल विभाजक स्थापित किया जाता है। ठीक है, तेल विभाजक वही होगा जो रेफ्रिजरेंट को ऑयल से सेपरेट कर देगा और ऑयल घूमकर फिर से आपका कंप्रेसर में आ जाता है। ठीक है, और आपका जो रेफ्रिजरेंट होगा ये आपका कंडेंसर में चला जाता है। ठीक है, चलिए, ठीक है, तो ऑयल सेपरेटर की जरूरत नहीं पड़ती है अगर हमारे जो ऑयल है और रेफ्रिजरेंट कैसे हैं? इमिसिबल है। ठीक है, इस केस में हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, सेंसिंग बल्ब एक होता है, ठीक है, जो टेम्परेचर सेंस करेगा। ये पूछा जाता है कि ये कहां पर लगाया जाता है, तो सेंसिंग बल्ब जो होता है ये आपका इवापोरेटर के एग्जिट में लगाया जाता है। ठीक है, बाकी ये सारी चीजें मैं आपको फिर से एक बार कराऊंगा। ठीक है, अभी सिर्फ आप इन चीजों को याद कर लीजिएगा, बाकी आगे आगे आने वाले टाइम में ये चीजें फिर से आपकी एक बार रिपीट होंगी। ठीक है, तो बस आप अभी यहाँ से याद कर लीजिएगा तीन चीजें। क्या? ऑयल सेपरेटर कहां पर लगाया जाता है? ठीक है, ऑयल सेपरेटर कंप्रेसर के और किसके बीच में लगाया जाता है? ठीक है, कंप्रेसर और कंडेंसर के बीच में ऑयल सेपरेटर लगाते हैं। ठीक है, ऑयल सेपरेटर की जरूरत नहीं पड़ती है अगर ये हमारे ऑयल और रेफ्रिजरेंट कैसे हैं? इमिसिबल है। ठीक है, और सेंसिंग बल्ब हम लगाते हैं। ठीक है, ये मैं बार बार नीचे बनाता हूं, ये क्या होता है? नीचे इवेपोरेटर, तो यहां पर लगाते हैं सेंसिंग बल्ब। इसके बाद फिर आपका क्या होगा? कंप्रेसर, फिर क्या होगा? कंडेंसर। ठीक है, फिर आपकी एक्सपेंशन डिवाइस और फिर आपका इवेपोरेटर। ठीक है, तो सेंसिंग बल्ब आपका जो लगाया जाता है ये आपका लगाया जाता है इवेपोरेटर के एग्जिट पर। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन भी आपको याद रखनी है। चलिए, तो ये आपका है आज का लास्ट का टॉपिक। ठीक है, और इसके बाद फिर हम पढ़ेंगे अगली क्लास में सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट और कुछ दो चार और मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है, और उन्हें करके रेफ्रिजरेंट की कहानी कल हम समाप्त कर लेंगे। ठीक है, चलिए, तो बच्चे कुछ पॉइंट और देखिएगा क्या कहता है। ठीक है बच्चे, अमोनिया जो होता है, ठीक है, अमोनिया जो रेफ्रिजरेंट हम यूज करते हैं, ठीक है, तो मैं आपको पहले बता चुका हूं अमोनिया के साथ कॉपर कभी यूज नहीं किया जाता है। ठीक है, और अमोनिया के साथ रोट आयरन हम बिल्कुल यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये जो पॉइंट लिखे गए हैं ये आपके बेसिकली क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखे गए हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका पूछा जाता है। ठीक है, कि अमोनिया के साथ कौन सा मटेरियल हम कभी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अमोनिया के साथ कौन सा मटेरियल इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, तो अमोनिया की अगर हम बात करेंगे तो कॉपर को हम कभी इस्तेमाल नहीं करते हैं। ठीक है, पहले भी मैं आपको बता चुका हूं कि अमोनिया के साथ कॉपर का इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन रोट आयरन का इस्तेमाल बिल्कुल किया जा सकता है। लेकिन रोट आयरन का इस्तेमाल बिल्कुल किया जा सकता है। ठीक है,
इसी तरह अगर हम फ्रियोन की या हेलो कार्बन कंपाउंड्स की बात करते हैं, ठीक है, फ्रियोन की अगर हम बात करें या हेलो कार्बन यौगिक की हम बात करते हैं, ठीक है, हेलो कार्बन कंपाउंड्स की हम बात करते हैं, ठीक है, तो इसके साथ एल्यूमिनियम हम कभी इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है, इसके साथ हम इस्तेमाल करते हैं कॉपर। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है कि अमोनिया के साथ कॉपर का भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, अमोनिया के साथ रोट आयरन का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और अगर फ्रियोन या हेलो कार्बन कंपाउंड्स की हम बात करते हैं तो इसके लिए एल्यूमिनियम का हम इस्तेमाल कभी नहीं करते हैं, इसके साथ इस्तेमाल किया जाता है कॉपर का, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन भी आपको पेपर के लिए तैयार रखनी है, ठीक है। चलिए, तो आज के सारे टॉपिक्स हो जाते हैं आपके कंप्लीट, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा हमें जानना है सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट के बारे में, ठीक है, और कुछ 2-4 पॉइंट और जानने हैं हमें अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक है, और आपका रेफ्रिजरेंट फिर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ तक एक बार देखो, फिर एक बार जल्दी से देख लेते हैं कि आज की क्लास में हम लोगों ने क्या क्या कवर किया है, और आज की कहानी को फिर करते हैं यहीं पर समाप्त। ठीक है बच्चे, जल्दी से एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या चीजें आपकी कवर हुई हैं। तो बच्चे सबसे पहले हमने कार्बन डाइऑक्साइड की बात की, R744 आपका होता है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में कुछ कुछ चीजें हमने जानी, रंगहीन है, गंधहीन है, हवा से भारी है क्योंकि हवा है 29 और CO2 आपका है 44, ठीक है, तो यह हवा से भारी होता है। नॉन एक्सप्लोजिव है यानी कि गैर विस्फोटक है, नॉन कोरोसिव है, ठीक है, यानी कि जंग नहीं लगता, टॉक्सिक भी नहीं है, ज्वलनशील भी नहीं है, पॉइजनस भी नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर ज्यादा क्वांटिटी में होगा तो तब इससे डेथ का खतरा बना रहता है, ठीक है। चलिए, फिर नेक्स्ट हमने बात की कि इसका लीकेज का डिटेक्शन टेस्ट हम किस तरह से करते हैं, ठीक है, तो सोप सॉल्यूशन यानी कि साबुन के घोल से इसका लीक डिटेक्शन टेस्ट किया जाता है, ठीक है। फिर बच्चे हमने बात की कि बॉइलिंग टेम्परेचर कौन कौन से आपको याद रखने हैं, ठीक है, एक ऑर्डर में हमने इसे अरेंज कर लिया, ठीक है, हमने जाना कि R11 का कितना होता है, ठीक है, तो ये जो ऑर्डर मैंने लिखा है इसमें R11 का सबसे ज्यादा है, ठीक है, R11 के बाद R21, R764, इस तरह से ये पूरा क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, और इस ऑर्डर में जो सबसे कम बॉइलिंग टेम्परेचर है वो किसका है, आपका R744 का है, और ये कितना है, -73.6 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। सारे ही तापमान आपके डिग्री सेल्सियस में है, ठीक है। चलिए, फिर बच्चे हमने कुछ फ्रीजिंग टेम्परेचर जाने, ठीक है, कुछ कुछ टेम्परेचर आपको याद रखने हैं क्योंकि एग्जाम में कभी कभी सीधे पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। फिर हमने बात की लेटेंट हीट की, तो जितने सब्सटेंस हमारे पास यहाँ पर है तो सबसे ज्यादा पानी की है, और पानी के बाद अमोनिया की है। तो अमोनिया में बहुत सारी कमियां हैं, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि फ्लेमेबल भी है, ठीक है, टॉक्सिक भी है, लेकिन इसकी जो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की वैल्यू है, ठीक है, जो इसकी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की वैल्यू है ये कैसी है, अच्छी खासी है, और इसी वजह से यह रेफ्रिजरेंट आपका थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। ये सारा जो डेटा लिखा गया है ये किसके लिए है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है, ये आपकी लिखी हुई है सब, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, यानी कि वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा की ये सारी वैल्यूज आपके सामने लिखी गई हैं, ठीक है। चलिए, फिर बच्चे हमने बात की कि लीक डिटेक्शन, लीक या तो ना हो, अगर होता भी है तो जल्दी से जल्दी पकड़ में आ जाना चाहिए, ठीक है। अमोनिया का लीक डिटेक्शन सल्फर टेस्ट करते हैं, ठीक है, सफेद धुआं निकलेगा, लिटमस पेपर नीला हो जाता है अगर अमोनिया टेस्ट की हम बात करते हैं, ठीक है। और अगर हम सिंपल टेस्ट पेपर की बात करते हैं तो अगर अमोनिया का लीकेज है तो यह आपका पिंक कलर का हो जाता है, यानी कि गुलाबी रंग का हो जाता है, ठीक है। R11, R12, ठीक है, ये सारी चीज आपको याद रखनी है। R500 जिस सिलेंडर में होता है ये भी आपको याद रखना है, कैसे में, पीले रंग के सिलेंडर में, ठीक है, इसे स्टोर किया जाता है, ठीक है। चलिए,
फिर कुछ रेफ्रिजरेंट मैंने आपको बताए, ठीक है, और उनका यूज कहां पर होता है। ये डेटा आपको सीधा याद रखना है क्योंकि यहां से क्वेश्चन एग्जामिनर बिल्कुल बनाता है, ठीक है। चलिए, तो रेफ्रिजरेंट और उसका यूज कहां पर किया जाता है, ये सारी चीजें आपको सीधे सीधे याद रखनी है, ठीक है। चलिए, फिर मैंने आपको बताया कि रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर क्या होता है, जिसमें पिस्टन सिलेंडर होता है और जो लगातार रेसिप्रोकेट करता रहेगा, ठीक है। रोटरी कंप्रेसर की हम बात करते हैं जिसमें रोटर पूरा ये घूमता रहता है, ठीक है। तो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर में प्रेशर बहुत ज्यादा इंक्रीज करता है अगर हम कंपैरिजन करते हैं रोटरी कंप्रेसर से, ठीक है। और रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर में जो रेफ्रिजरेंट यूज किए जाते हैं ये आपके होते हैं, ठीक है। तो जनरली हम बात करते हैं यहाँ पर अमोनिया की और कार्बन डाइऑक्साइड की, और रोटरी के लिए R11 और R113, ठीक। ये चीजें भी आपको याद रखनी है। फिर मैंने आपको बताया कि रेफ्रिजरेंट को हम तीन तरह के केस में डिवाइड कर लेते हैं। एक वो जो तेल से पूरी तरह से मिल जाते हैं, ठीक है। एक वो जो बिल्कुल भी नहीं मिलते हैं। एक वो जो आंशिक रूप से ऑयल के साथ मिल जाते हैं, ठीक है। अब दिमाग में आया होगा कि तेल आता कहां से है, तो जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि जो कंप्रेसर होगा, कंप्रेसर में फ्रिक्शन को कम करने के लिए हम लुब्रिकेटिंग ऑयल प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और कंप्रेसर के अंदर ही जाता है रेफ्रिजरेंट, तो ये क्या करेगा, ऑयल से मिक्स करने के चांसेस इसके रहते हैं, ठीक है। तो R11 R12, ठीक है, और अमोनिया कार्बन डाइऑक्साइड, इससे हमें कोई भी दिक्कत नहीं है। हमें दिक्कत होती है जो कि आंशिक रूप से मिले होते हैं, जैसे कि R22, ठीक है। तो इस ऑयल को अलग करने के लिए हम यूज करते हैं ऑयल सेपरेटर, और ये ऑयल सेपरेटर लगाया जाता है आपका कंप्रेसर और कंडेंसर के बीच में, ठीक है। सेंसिंग बल्ब आपका लगाया जाता है इवेपोरेटर के एग्जिट पर, ठीक है। चलिए, लास्ट में मैंने आपको बताया कि अमोनिया अटैक करता है कॉपर पर, लेकिन रोट आयरन इसके लिए अच्छा होता है। फ्रियोन और हेलो कार्बन यौगिक जो होते हैं ये आपके एल्यूमिनियम पर अटैक करते हैं, लेकिन इनके लिए कॉपर एक अच्छा मटेरियल होता है, ठीक है। चलिए, तो आज की कहानी को करते हैं यहीं पर समाप्त, ठीक है। अगर कोई आपका डाउट है बिल्कुल आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। और जैसे ही फर्स्ट चैप्टर कल कंप्लीट होगा इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। नोट्स आपके अपलोड हो जाएंगे, फिर आपको करना है इनका रिवीजन और क्वेश्चन की प्रैक्टिस, ठीक है। यहां तक अगर आपका कोई भी डाउट है तो मुझे बिल्कुल बताइएगा, अदरवाइज आज की कहानी को करते हैं हम लोग यहीं पर समाप्त। चलिए, वेरी गुड, ठीक है बच्चे, फिर नमस्कार, मिलते हैं कल सेम टाइम पर। ओके ओके, ठीक है, वेरी गुड।